सूफ़ी विचारधारा को हम लोग नेपाल में भी फ़रोग़ दें। इसके लिए मसलक आला हज़रत को, जो बरेली शरीफ जो पूरी दुनिया का ये मरकज़ है सुन्नियों का, इस मरकज़ को हम लोग मज़ीद क़ुव्वत बख्शें नेपाल में। मॉब लिंचिंग के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है, एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, यही असल में इंसानियत है। अफ़गानिस्तान का मुद्दा मेरा नहीं है, हम नेपाली सिटीज़न हैं, हमारा नेपाल सबसे बेहतर है। आदाब, मैं वसीम अख्तर। 2 दिन से नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल दरगाह आला हज़रत आया हुआ है। इसमें उलमा हैं, पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेपाल से दरगाह का ताल्लुक़ पहले से ही रहा है, लेकिन जिस तरह से अब आना जाना शुरू हुआ है वो एक मजबूत रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा है। उलमा ने यहाँ दरगाह पर हाज़िरी देने के बाद मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ और मौलाना एहसन रज़ा खान से मुलाकात की है। उनसे नेपाल में शिक्षा को लेकर बात की, रूहानियत के विषय पर बात की और आगे के लिए किस तरह वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर भी बात हुई है। 10 उलमा को मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ ने खिलाफत से नवाजा है। मतलब साफ है कि ये रिश्ते आने वाले वक्त में और मजबूत होने जा रहे हैं। देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग इंसानियत को फ़रोग़ नहीं देंगे तब तक मुल्क में अमन और शांति पैदा नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम सब लोग एक इंसान हैं और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है, एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, यही असल में इंसानियत है। मॉब लिंचिंग के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत हिंद को भी इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इंसानियत और आपस में जो एक दूसरे के ताल्लुक़ से जो अच्छे नज़रियात हों उसको फ़ॉलो करना चाहिए, मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। यही हम लोगों का विचारधारा है इसके ताल्लुक़ से। अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर कैसे स्टैंड रखते हैं आप? और अफ़गानिस्तान का मुद्दा मेरा नहीं है, हम नेपाली सिटीज़न हैं, हमारा नेपाल सबसे बेहतर है। मैं जुड़े हुए हैं तो हम उसके ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वहाँ का मुद्दा है, हमसे आप नेपाल के बारे में सवाल करें, मैं नेपाल के बारे में बताऊँगा आपको। हमको तालिबानियों से कोई वास्ता नहीं है, हम नेपाली सिटीज़न हैं। हम ये चाहते हैं कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है, सदियों से जो रिश्ता बेटी रोटी का चला आया, इसको मजबूत किया जाए इस रिश्ते को, और हम यही चाहते हैं। बरेली शरीफ आने का मकसद यह है कि यहाँ से, जैसा कि अभी मीटिंग भी हुई है, उलमा, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नेपाल और तंजीम उलमा इस्लाम, ये बाहमी तौर पर मुत्तफ़क़ा तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि सूफ़ी विचारधारा को हम लोग नेपाल में भी फ़रोग़ दें। इसके लिए मसलक आला हज़रत को, जो बरेली शरीफ जो पूरी दुनिया का ये मरकज़ है सुन्नियों का, इस मरकज़ को हम लोग मज़ीद क़ुव्वत बख्शें नेपाल में। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि वहाँ पर काम कैसे हो सकता है मसलक का। आमतौर पर ये देखा जाता है कि शिक्षा का अभाव होता है मुस्लिम समाज में। नेपाल में क्या स्थिति है? नेपाल में अभी नेपाल सरकार ने माशाअल्लाह शिक्षा पर काफ़ी तवज्जो दिया है और मदरसों पर भी काफ़ी तवज्जो नेपाल सरकार की है और हर तरह से शिक्षा पर नेपाल सरकार की काफ़ी तवज्जो है। नेपाल सरकार ने मदरसों को काफ़ी डेवलप किया है, हर तरह से नेपाल में मदरसों को सुविधाएं उपलब्ध की हैं। वहाँ के उलमा को, यहाँ की मार्कशीट, मुंशी मौलवी आलिम की मार्कशीट को नेपाल सरकार ने मान्यता भी दिया है और बहुत अच्छे ढंग से नेपाल सरकार शिक्षा पर काम कर रही है। दरगाह आला हज़रत पर नेपाल के उलमा हमेशा आते जाते रहे हैं, मगर आज जो उलमाए नेपाल की आमद हुई है ये एक बहुत ख़ास मकसद के लिए है। वो मकसद ये है कि नेपाल में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और वो लोग वहाँ पे पैर अपने पसार रहे हैं। तो दरगाह आला हज़रत के सजादनशीन हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खान साहब सुभानी मियाँ साहब की दावत पर ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए और इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बातचीत हुई कि वहाँ पर सूफ़ीज़्म का प्रचार प्रसार किया जाए और सूफ़ी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए। नेपाल एक गरीब मुल्क, हिंदुस्तान के मुकाबले कैसे एजुकेशन को आप मेकअप करते हैं? क्या हमारा सिस्टम क्या है? एजुकेशन का सिस्टम गरीबी से ज़्यादा लगन पर डिपेंड कर रहा है। बहुत अमीर आदमी है और नहीं खर्च करता एजुकेशन पर तो गरीब है वो। हम गरीबी के रेखा के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जैसे इस साल अभी हमने हाई स्कूल के मदरसों को 10.5 लाख रुपया अनुदान देना शुरू किया है इस साल से। ये 2,40,000 से बढ़ के 10.5 लाख रुपया हो गया। 3 आलमियों का तनख्वाह देने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप है, बिल्डिंग है, क्या कहते हैं आपको, ये हॉस्टल है। अभी आपके बगल में नेपालगंज में भैरहवा में 3 हॉस्टल बन रहे हैं 1.5 करोड़ के, सिर्फ लड़कियों के लिए। तो हम गरीब होते हुए भी शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। किस टाइप की शिक्षा देते हैं? दीनी तालीम देते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं?
हमारे पास शिक्षा मेन स्ट्रीम में जा रही है, मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट के मेन स्ट्रीम में। हम गवर्नमेंट के सिलेबस के माध्यम रह करके गवर्नमेंट के सिलेबस को अपने भाषा में ट्रांसलेट कर करके हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर बेस शिक्षा देते हैं। आप ये कोर्स पढ़ने के बाद लड़का क्या जानेगा, वो उर्दू पढ़ने वाला भी जानेगा, हिंदी पढ़ने वाला भी जानेगा, नेपाली पढ़ने वाला भी जानेगा। उसमें हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो लर्निंग का बिंदु है उस पर हम समान है। पॉपुलेशन के हिसाब से कितने % मुस्लिम हैं? 4.6 जी। कितने करोड़ हो गए? लगभग 22 लाख 22 लाख जी। वो 3 करोड़। एक स्कूल एजुकेशन, एक कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक सामान्य शिक्षा या आधार, नेपाल में उसका आधारभूत नाम है या क्या है, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा। इसके ऊपर की शिक्षा यूनिवर्सिटी का काम है देना, ठीक है। लेकिन इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ मदरसे के अंदर MA BA PhD की पढ़ाई होती है। ऐसे उनको जॉब नहीं मिलता आसानी से। तो वही क्या मतलब हुआ पढ़ाने का? नहीं तो पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? आपने पैदा किया और खाना नहीं दिया, क्या मतलब हुआ इसे पढ़ाने का? हम इससे बेहतर हैं, हम इससे बेहतर इस मामले में हैं। हमारे वहाँ BA की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है, हमारे वहाँ BA की पढ़ाई मदरसे में नहीं होती है। अब आपके हिसाब में, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल में मदरसा एजुकेशन बिक्री में है। आप लोग खरीदिया करके अपने बच्चों को नेपाल भेजिए, और इंटर पढ़ने के बाद BA की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ। ओपन यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। यानी आपका मतलब ये कहने का कि यूपी की एजुकेशन से बेहतर है नेपाल की एजुकेशन? सिस्टम बेहतर हो गया। हाँ, सिस्टम बेहतर हो गया। हमारे वहाँ इंटर पढ़ने के बाद BA की पढ़ाई किसी मदरसे में नहीं होती है। एक मदरसे उसके बाद रोजगार के मुद्दे पर क्या है? तो बात की बात है तो जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, मैंने जब इक्विवेलेंसी हो गई, उसका जब मान्यता हो गया तो रोजगार पाना है उसको, तो डेफिनेटली पाना है। कंपटीशन में आएगा, आयोग देगा, पास होगा तो रोज पाएगा, और नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। लगभग कितने % मुस्लिम वहाँ गवर्नमेंट जॉब में है नेपाल में? हमको लगता है कि परसेंट मैंने कहिए, संख्या में कहिए, 1000-1200 होंगे, बहुत कम संख्या। बहुत कम संख्या। मैं एक बरेली के मदरसे में गया, नाम नहीं बताऊंगा जी। मैंने कहा वज़ीर दाखिला का नाम बताओ, वो नहीं बता पाया। उनके जो उस्ताद थे वो भी नहीं बता पाए। अब इस क्वालिटी से ये क्या क्वालिटी मानी जाएगी मदरसे की? वही कह रहे हैं, आपकी क्वालिटी, हमारी क्वालिटी अच्छी है, आपके सिस्टम से हमारा सिस्टम अच्छा है। हम गरीब जरूर हैं, हमारी एक कमजोरी हम गरीबी, लेकिन हमारी लगनशीलता में कोई कमी नहीं है। अभी हमने एक सिलेबस तैयार किया है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, यूनानी पद्धति लोप हो गया, डूब गया, कहीं नहीं है ना। यूनानी का डॉक्टर बैठता है दुकान में, क्या लेके बैठता है? एलोपैथ लेके बैठता है। यूनानी का डॉक्टर एलोपैथ लेके बैठता है। हमने बैचलर इन नेचुरोपैथी, यूनानी, योगा करके हमने सिलेबस है 200 पन्ने का। अगर आप हमको अपना वो दे दें, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ID, तो मैं आपको भेज सकता हूँ। हम इस लाइन में काम। यूपी गवर्नमेंट 5000 मदरसे बंद करने जा रही है, तो उनके पैमाने पर खड़े नहीं उतरे हैं। बहुत जरूरी है। और ऐलान भी हमारे वहाँ आप बंद करने जा रहे हैं, हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं। अगर हमारे इंडिकेटर के हिसाब से खड़े नहीं उतरते हैं तो उनको दूसरे बड़े मदरसों में जो इंडिकेटर के काबिल हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाए। तो हम ही चालू कर दिए हैं, हमारे वहाँ भी रिपोर्ट में, हमारे प्रतिवेदन में है ये। मेरे ख़ास आने का उद्देश्य, मकसद बरेली शरीफ ये है कि हम लोग तो ऐसे बहुत पहले से सूफी विचारधारा का फॉलो करते थे, और नेपाल में अमन और शांति के फ़रोग में उसको फैलाने में लगे हुए थे। सब आपस में किस तरीके से एक बेहतरीन समाज बना करके रहें, हमारा योगदान था। लेकिन हमारा पर्सनल आना जाना हमारे उलमा का रहता था, तो हम लोगों ने दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन साहब क़िबला मद्दज़िल आली व नूरानी से गुजारिश किया कि अगर सूफ़ी विचारधारा का सिस्टमेटिकल प्रोग्राम अगर नेपाल में भी बरेली शरीफ से फॉरवर्ड किया जाए तो हम लोग उसका पालना करके नेपाल में अपने हिंदू मुसलमान तमाम रिलीजियस के लोगों को एक साथ मिल करके एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग को हम लोग नेपाल में सेटअप कर सकते हैं। और ये जो यहाँ सिस्टम है सूफी विचारधारा का, हम उसको नेपाल में कैसे शेयर करें, और उसकी कुछ मालूमात के लिए हम यहाँ नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल गवर्नमेंट से आपको पूरी मदद मिलती है? हाँ, नेपाल गवर्नमेंट से हमें कोई भी किसी तरीके की
कोई परेशानी नहीं है, हम लोग खुश हैं उससे। उन्होंने अपने कोई पैरामीटर बनाए हैं मदारिस के लिए? हाँ, ज़रूर बनाया है। नेपाल के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। हमारी जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, वो कम से कम हर मदरसे में 2-3 मौलाना लोगों की सैलरी देती है। साल में 2,41,000 रुपया नेपाली हर मदरसे को अनुदान देती है। उसके अलावा बहुत सारे उसके प्रोग्राम हैं मदरसों को, जिसके ज़रिए से जो है समाज में अच्छा काम हो सके। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है कि जब दरगाह किसी एक विदेशी मुल्क में पहुंची है और उसके लोग यहाँ आए हैं। पहले भी ये सिलसिला बना रहा है, चाहे हम यूरोप की बात करें या फिर हिंदुस्तान से जुड़े तमाम मुल्कों की जिनकी सीमाएं हमारे देश से मिलती हैं, उनके उलमा यहाँ आते रहे हैं। लेकिन उनके आने का सिलसिला उर्स के दौरान होता था। उर्स से हटकर पहली बार कोई प्रतिनिधिमंडल दूसरे देश से हमारे यहाँ आया है और ये अच्छा मौका है। उम्मीद जगी है कि इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। बरेली स्थित आला हज़रत की दरगाह से जुड़े उलमा ने भी ये उम्मीद जताई है कि जो मुलाकातें हमारी नेपाल के उलमा से हुई हैं उनके अच्छे नताइज सामने आएंगे। दोनों उलमा शिक्षा पर काम करेंगे, इंसानियत पर काम करेंगे। एक ख़ास बात नेपाल के उलमा ने यह भी कही है कि वो इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। वो मजहब से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर काम करेंगे। उन्होंने यहाँ जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है उसको लेकर भी उनसे सवाल किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने यही दिया है कि ये रोकना सरकारों का काम है और सरकारों को इसे रोकना चाहिए। जिस तरह पत्रकारों से नेपाल के उलमा ने बात की है उसमें उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम रूहानियत के साथ साथ एजुकेशन पर काम करेंगे। हमारे यहाँ की एजुकेशन जिस तरह की है उसमें सुधार की उम्मीद जगेगी जब हम दरगाह से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। दरगाह एक बड़ा मरकज़ है जो दुनिया भर में अपनी तालीम के लिए भी जाना जाता है और रूहानियत के लिए भी जाना जाता है। नेपाल के उलमा ने पत्रकारों को बताया कि उनकी यहाँ गरीबी की वजह से शिक्षा के संसाधन कम हैं। इसको हम बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें हमें नेपाल की सरकार भी सहयोग कर रही है। पत्रकारों ने उनसे तालिबान को लेकर भी सवाल किए, जिसका उन्होंने साफ मना कर दिया कि तालिबान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम नेपाल से आए हैं, हमसे नेपाल की बात की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके यहाँ मदरसों में किस तरह से पढ़ाई हो रही है और आगे वो किस तरह से शुरू करने जा